जोहार जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एमएन टीवी के इस विशेष लाइव चर्चा सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे साथ इस चर्चा में जो दो मेहमान मौजूद हैं, उनमें से एक है प्रशांत ढसाल सर। बहुत सारे लोग उनको शायद नहीं जानते होंगे, कई सारे लोग उनको जानते भी होंगे। पेशे से वो इंजीनियर है, लेकिन आरटी एक्टिविस्ट के तौर पर वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा आरटीआई उन्होंने लगाई हुई है, डाली है। और 5,000 आरटीआई से उनको तरह तरह की जानकारी, खासकर बहुजन महापुरुषों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में, वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में, तमाम प्रकार के 5,000 से ज्यादा आरटीआई उन्होंने डाले हैं। तो सोचिए कि 5,000 आरटीआई अगर उन्होंने लगाए हैं तो कितनी जानकारी उनके पास है। और वो जानकारी ऐसे कहीं से इकट्ठा की हुई नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, वो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दी हुई जानकारी है। यानी वो ऑथेंटिक है, जिस पर किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं हो सकती, या कोई उन सबूतों को या उस जानकारी को काट नहीं सकता, या ये नहीं कह सकता कि ये जानकारी गलत है। प्रशांत ढसाल सर हमारे साथ है, मैं उनका इस एमएन टीवी के विशेष चर्चा सत्र में स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विलास खरात सर मौजूद है। वो कोई किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही अपने आप में एक पहचान है। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है, खासतौर पर इतिहास से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, इतिहास से जुड़ी हुई जो जानकारी है, कई ऐसी प्रकार की जानकारी उन्होंने सामने लाने का काम किया है जो लोगों तक नहीं पहुंची थी, या जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। और उनकी किताबों की एक खासियत ये भी रहती है कि जब वो किताब लिखते हैं, उसको उसका विमोचन होता है, प्रकाशित होता है, तो कुछ ही महीनों बाद, दो से 4 महीनों के बाद वो किताब पूरी तरह से सोल्ड आउट हो जाती है। और फिर डिमांड आ जाती है कि अलग अलग भाषाओं में, जो मातृभाषा अलग अलग है भारत में, उन मातृभाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जाए। यानी इतनी बड़ी डिमांड उनकी किताबों की होती है। डॉक्टर विलास खरात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से वो जुड़े हैं हमारे साथ। डसाल सर मुंबई से जुड़े हैं। मैं इन दोनों मान्यवरों का स्वागत करता हूं और आज की चर्चा सत्र का हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न प्रशांत डसाल सर से है कि उन्होंने जो तरह तरह की आरटीआई लगाई है, 5,000 से ज्यादा का आंकड़ा है, क्या कुछ 5,000 आरटीआई की जानकारी तो हम लोग इस वक्त नहीं उनसे ले सकते, ये समय के अभाव के कारण भी संभव नहीं है। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी आरटीआई है जो महत्वपूर्ण उन्हें लगी, जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की, और वो कौन सी ऐसी जानकारी है जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई है, अगर कुछ चुनिंदा आरटीआई की अगर बात की जाए। प्रचंड सर ओके। से। ओके, धन्यवाद संकेत जी। आपने सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और एमएन टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। ये बात सच है कि मैंने बहुत 5,000 तक आरटीआई डाली हुई है। और कुछ चुनिंदा इश्यूज जो मैंने आपसे इस कार्यक्रम से पहले जब मैंने डिस्कस किए, तो उसमें से कुछ चुनिंदा इश्यूज ऐसे हैं कि जी। जो जो लेके मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक गया था। अभी रिसेंटली जिस आरटीआई के बारे में मैंने आपसे पहले सर्वप्रथम बात की, सबसे पहला आरटीआई जो है, जो मैंने बाबा साहब के रेजिग्नेशन के बारे में मांगा गया था। मैं बचपन से, मतलब उसका कारण भी ये है कि ये चीज मुझे क्यों मैं जानना चाहता था कि बचपन से मैं बाबा साहब पे लिखी हुई सारी किताबें बहुत सारी किताबें जो मेरे समक्ष आई, तो वो सारी मैं पढ़ रहा था। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में जब बाबा साहब ने अ, डसाल सर, यहाँ मैं हाँ, आपको रोकना चाहूंगा। जो हाँ, बाबा साहब का रेजिग्नेशन है 1951 में, जो उन्होंने कानून हाँ, मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया, उस हाँ, रेजिग्नेशन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा कौन सी ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आप जानते हैं, सरकार जानती है, और वो लाइट में नहीं, यानी प्रकाश में नहीं आई, ऐसी कोई कौन सी जानकारी, कौन से आरटीआई आपने लगाए हैं? ओके, एक आरटीआई ऐसा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैंने 2020 को लगाया था। ओके, जी। जिसका आंसर मुझे आया था जो स्पेशली राम जन्मभूमि जजमेंट के बाद
मैंने आरटीआई लगाया था, जो जजमेंट जी। आया था उसका आंसर, मुझे एक वन लाइनर आंसर आया था उसमें। कि मैंने ये हम्म। पूछा था कि बुद्धिज्म का कोई प्रेजेंस है क्या, मतलब इन हम्म। अयोध्या। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है, तो मुझे एक लाइन उसमें ऐसा आया था कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम, हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, he based on the literary evidences, sir Alexander Cunningham found the presence of Buddhism in the vicinity of Ayodhya. ये ओके। ओके, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आरटीआई में मुझे जी। लिखित तौर पे आ चुका है। दूसरा मैंने आरटीआई डाला था कि जो मैंने, मतलब जो एक ब्राह्मणिकल मीडिया में जो चीजें दिखता हूं मैं, तो मैं वेरीफाई करने के लिए आरटीआई डालता हूँ क्या है इन्फॉर्मेशन। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैंने राम सेतु के बारे में भी पूछा था, तो उन्होंने ऐसा कोई तथ्य मुझे मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया आरटीआई के माध्यम से ये सच में राम ने बनाया है। उन्होंने सीधा नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, या ये राम मतलब किसी काल्पनिक, मतलब जो पात्र है हमें जो हमारे सामने आता है उन्होंने बनाया, ऐसा कोई तथ्य मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया आरटीआई। जो जो मैंने सवाल एक पूछे थे मिनट, एक मिनट, आपने स्पेसिफिकली क्या सवाल पूछा था? मैंने स्पेसिफिक व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड which proves हम्म। that this bridge or this structure is built by Lord Ram. So they said no evidence on that. ये आंसर दिया उन्होंने। What are the literary archaeological evidence, scientific evidence के ऊपर भी मैं इसकी प्रस्तुत जो कॉपी है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जब जो है। जी जी, ओके। बिल्कुल। तीसरा तीसरा चीज, जब जो ब्राह्मणिकल मीडिया में डिस्कशन हो रहा था कि ताजमहल है, तेजो महल है, इसके नीचे शिवलिंग है, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, तब मैंने आरटीआई लगाई थी कि उसके नीचे सच में क्या है, मुझे जानना चाहिए, मैं जानना चाहता था कि व्हाट इज जी। इनसाइड ताजमहल। मैंने ये पूछा था कि ये जमीन का 7/12 किसके नाम पे है, अभी एज पर द करंट अवेलेबल गवर्नमेंट रिकॉर्ड, काइंडली प्रोवाइडेड मी द डॉक्यूमेंट, ये किसने बनाया, क्या है, तो उसके हम्म। अंदर क्या है। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लिख के दिया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, देर इज नथिंग इनसाइड, ये स्ट्रेट वर्ड लिखा है, देर इज जी। नथिंग इनसाइड। तो दूसरा एक नहीं, आरटीआई एक तरफ मैंने सर। जी 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 जी, बोलिए हाँ बोलिए। हाँ, दूसरा एक आरटीआई मैंने अभी उसका, एक आरटीआई जो सीआईसी के पास पेंडिंग है, मैंने मतलब मेरे बामसेफ के मेरे मित्र है, वो उन्होंने किसी ग्रुप में मुझे ऐड किया हुआ है, तो उसमें शिवाजी महाराज के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चर्चा हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मैंने शिवाजी जी। महाराज के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूछा कि पापा क्या एविडेंसेस, क्या शिवकालीन एविडेंसेस आपने जो देखी है उसके बेसिस पे हम लोग 19 फरवरी जो बर्थ मनाते हैं, उसके आपके पास ऐसे क्या तथ्य है कि 19 फरवरी इज द बर्थ डेट ऑफ शिवा जी। छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अभी तक उन्होंने कोई तथ्य प्रस्तुत मुझे मेरे सामने लेके नहीं है। वो एप्लीकेशन लेके मैं अभी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा चुका हूँ, अभी उसकी जो सुनावनी है वो प्रलंबित है। ओके। अच्छा। दूसरा एक है जो जिसकी कॉपी मैंने ये आपके आपने सामने, कब ये आपने कब लगाई थी ये आरटीआई? फेब्रुआरी, ये इस साल फरवरी में लगा था। अच्छा, तो फरवरी में। या ओके। ये दूसरा एक है एक और है सोमनाथ टेम्पल, जो जिसके बारे में जी मैंने कॉपी आपको भेजी। तो सोमनाथ टेम्पल में एक मैंने न्यूज पढ़ा था एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कि आईआईटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने जी ज्वाइंट स्टडी किया, रडार, उसको रडार डिटेक्शन टेक्निक बोलते हैं, और जी। उनको सोमनाथ टेम्पल के नीचे कोई बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई तथ्य मिले, फैक्ट्स मिले, ऐसा कुछ। सर विलास खराब जी। नहीं, वो आएंगे, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो उसमें सोमनाथ टेम्पल में उन्होंने ऐसा मतलब वो मैंने न्यूज पढ़ा, तो मुझे जरा क्यूरियोसिटी हुआ, तो मैंने आरटीआई डाल दिया आईआईटी के पास। बिकॉज आईआईटी जो है ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आईआईटी गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो जी। मैंने पूछा कि बाबा मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया मुझे पहले। हम्म। तो मैंने अपील डाला कि ये रिपोर्ट डिक्लाइन नहीं हो सकता, बिकॉज द रिपोर्ट जिसने लिखा है आईआईटी हम्म। गांधीनगर के जो प्रोफेसर है, इनको जो सैलरी मिलती है वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, और आई एम लाइबल टू रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन, ये बोल के मतलब मैंने। डिक्लाइन, इनकार करने का उन्होंने कोई कारण नहीं दिया कि इस आधार पर हम लोग ये जानकारी नहीं दे सकते?
नहीं, उन्होंने कारण ये दिया कि ये है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है और हम नहीं दे सकते, ये कारण दिया उन्होंने। तो जी। मैंने बोला कि मेरा प्रतिवाद ये था इसमें कि ये जो सोमनाथ, ये जो रिपोर्ट है, ये किसी मंदिर के ब्राह्मण ने नहीं बनाया, ट्रस्ट ने नहीं बनाया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग प्लस आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर्स, इन्होंने मिलके बिल्कुल। वो रिपोर्ट बनाया है। और वो दोनों लोग मेरे दिए हुए टैक्स से सैलरी पाते हैं। सैलरी लेते हैं। सो आई एम लायबल टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। तो इस बेसिस पे मैंने सीआईसी में अपील किया है, जो प्रलंबित है। जी। एक और आरटीआई मैंने डाली थी प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने भी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसमें 2020 में कितने ब्राह्मण थे, कितने एससी है, कितने एसटी है, कितने ओबीसीज है, कितने माइनॉरिटीज है, कितने मुस्लिम्स है, तो उन सबका डेटा मेरे पास आ चुका है। हम्म। बट इट इज एज पर, और सबसे शॉकिंग चीज है कि ओबीसी की संख्या बहुत कम है, ये मुझे वो डेटा से पता चला, तो वो डेटा मेरे पास बिल्कुल। है। दूसरा एक एक्शन ऐसा है कि मुझे मुझे अभी तक एक शॉकिंग चीज लगा कि आपने जो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया, बट सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके ऊपर उनको भारत रत्न सरकार कब देगी, और इनके पास कितने रिकमेंडेशंस आए। तो मैंने उसके लिए भी पीएमओ को आरटीआई लिखा, बट पीएमओ ने अभी तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसको वो भी अपील में जा चुका हूँ, फाइनल अपील में, मतलब सीआईसी के पास। कुछ दिन पहले जी। प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि मतलब 1-1.5 साल पहले कि 10 लाख जॉब देंगे। तो 10 लाख नौकरियों का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर आरटीआई लगाया मैंने। तो प्रधानमंत्री ने जी। कुछ अभी तक मुझे क्लियर आंसर नहीं दिया है उसका भी। तो वो भी सीआईसी के पास है, वो हम्म। आंसर, और आंसर वो टाल रहे हैं। जी। और दूसरा एक है कि प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट है फार्मर्स के लिए, उसके लिए भी मैंने आरटीआई लगाया था। तो फार्मर्स के ऊपर भी उन्होंने अभी तक क्लियर आंसर्स दिए नहीं है। मतलब फार्मर्स के लिए क्या स्कीम्स है, कितना पैसा, मतलब वो बहुत सारी अनाउंसमेंट ट्विटर पे करते हैं। मैंने वो ट्विटर का ही उनका ट्वीट कॉपी करके उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मांगा मैंने बहुत बार, ये कितना सच बोलते हैं करके। तो हाँ, बोलते हैं हाँ, कि हाँ। दूसरी चीज जो अभी बीच में एक, नहीं, नहीं, आप कुछ बता रहे थे कि वो क्या क्या कहते हैं, ट्विटर पर कितना सच बोलते हैं। हाँ, ट्विटर में कैसा रहता है कि पीएमओ से बहुत सारा अनाउंसमेंट होता है, पीएमओ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जी। उधर से बहुत सारा अनाउंसमेंट होता है कि हम लोग अभी 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। I had a हम्म। meeting with my under secretaries, हम्म। and I'll ensure that I have directed them personally कि 10 लाख जॉब्स जनरेट हो जाएगा। तो मैंने बोला, अच्छा। मैंने आरटीआई में पूछा कि 10 लाख जॉब कौन कौन से मिनिस्ट्री में होगा। पेपर तो रहेगा ना, ऑर्डर तो पास किया रहेगा ना सर ने, तो ऑर्डर का कॉपी दे जी। दो। तथ्य जी। ही मांगेंगे ना हम लोग, आरटीआई में क्या है कि जो तथ्य है वही मांग सकते हैं हम लोग। जी। तो उन्होंने वो ट्वीट मैंने कॉपी पेस्ट किया, और उधर मैंने पूछा कि 10 लाख जॉब की आप बात कर रहे हो, तो ऐसे कौन कौन से मिनिस्ट्रीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे कौन कौन से मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं। अगर डायरेक्शंस दिए होंगे तो ऐसे, मतलब ये वर्बल डायरेक्शंस नहीं दिए होंगे, कुछ लेटर दिया होगा, तो वो लेटर की कॉपी दे दो मुझे। सो उन्होंने अभी तक वैसा कुछ भी मुझे लेटर आरटीआई का रिप्लाई नहीं किया है। तीसरा एक आरटीआई जी। मैंने जो डाला था, जो फाइनल अभी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या बहुत जो भी नॉन बीजेपी पार्टीज है जो बीजेपी के हम्म। अगेंस्ट लड़ रही है, ऐसा दिखावा हो रहा है। तो उनके जो नेता लोग हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। ओके। ओके। तो हाँ। कुछ दिनों 5 मार्च 2023 को हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने एक न्यूज पढ़ा कि अ, कुछ 8 पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक वे में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि यार भाई, हम पे ही कार्रवाई हो रही है, आप जरा इसमें लक्ष्य, मतलब इसमें जरा ध्यान ध्यान दीजिए, दीजिए। ध्यान दीजिए। विच आई फील कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में
किसी को भी अपने पीएम को लिखने का अधिकार है, तो उन्होंने वो डेमोक्रेटिक वे में लिखा। तो और वो मैंने वो लगभग 6-7 नेशनल पार्टीज है, टोटल और 8 पार्टी अन्य है। जो हाँ हाँ रीजनल पार्टीज है उन्होंने हाँ वो हाँ सारा लेटर लिखा था, वो मीडिया में भी हाँ, आया था। मीडिया जी। भी। हाँ, तो मैंने वो लिंक, न्यूज का लिंक कॉपी किया और उनको जी। पूछा मैंने कि सर ये लेटर का सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा क्या? सर ये लेटर का इनवर्ड नंबर क्या है? इस लेटर पे कौन काम कर रहा है? इस लेटर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या आदेश किए? ये मैंने हम्म। पूछा। तो उन्होंने एक ही लाइन में आंसर दिया। उन्होंने एक ही लाइन में डिस्पोज कर दिया कि वेग इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड। वेग मतलब इंफॉर्मेशन आप जो पूछ रहे हो उसमें स्पष्टता नहीं है, ऐसा। स्पष्टता नहीं है। जी। मतलब उनको देना नहीं है, इनडायरेक्टली अगर मैं बोला जाऊँ। हम्म। जी। अभी जी। कोई भी लेटर, अगर ऑथेंटिक लेटर अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय में देते हो तो उसका एक हम्म। इनवर्ड नंबर रहता है। ये इन्फॉर्मेशन तो मिल सकता है ना, विच इज अंडर द आरटीआई एक्ट। वो देना ही बिल्कुल। नहीं चाहते। हाँ, एक और आरटीआई मैंने डाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, मतलब ईडी को, कि बहुत सारे जी। पॉलिटिकल पार्टीज ने लिखा ईडी को कि यार, मतलब अदानी के मामले में आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे। तो ईडी ने भी हम्म। डिक्लाइन कर दिया कि ईडी ने ये बोल के डिक्लाइन किया कि अंडर सेक्शन 24 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज अ ब्लैंकेट दैट दे शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। बट सीआईसी के ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जिसमें सीआईसी ने मैंडेट किया है, या और कोर्ट ने भी मैंडेट किया है कि ईडी कैन नॉट use the blanket of an use of a being an investigation agency. They must disclose the investigation report in the public interest. ये मैंने सारे जजमेंट अटैच करके जब मैंने अपील किया, उन्होंने फिर भी आरटीआई डिक्लाइन कर दी। तो अभी उसके लिए मैं फाइनल सीआईसी के पास चला गया। ये मेरे कुछ कुछ आरटीआई है, ये मैं आपको बताना जी। चाहता हूँ। या जी। नहीं, आपने जो बातें बताई है उससे एक दो सवाल जो है वो मेरे मन में आ रहे हैं। एक पहला सवाल तो ये है कि आपने स्टेट जो इंफॉर्मेशन का कमिश्नर है उनको भी आपने आरटीआई लगाई, यानी स्टेट में भी आरटीआई लगाई है, और सेंटर में ज्यादातर आपने सेंट्रल आरटीआई जो सेंट्रल लगाई है वो सेंटर के आरटीआई है ना। सेंट्रल स्टेट में आपने बहुत कम आरटीआई लगाई। तो दोनों की प्रोसेस और दोनों की तरफ से मिलने वाले जवाब अ, कितने समय में मिलता है? अगर सेंटर सर की बात समय, करें तो हो सकता सेंटर है कि की शायद हाँ। जी। सेंटर जी। का जो प्रोसेस है ना, मतलब मैं अगर मेरा जी। वैयक्तिक एक्सपीरियंस अगर बताना चाहूँ, जी। तो सेंट्रल का प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और प्रॉपर है। मतलब वो ओके। विद इन टाइम लिमिट इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं। कितने कितने समय में, मतलब आपका 30 दिन अनुभव में, अगर। मतलब आरटीआई डालेंगे तो 30 दिन में आपको आंसर आना है। ओके। 30 डेज में। अगर आप आरटीआई का आंसर आने के बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं है, हम्म। तो आप 30 दिन के बाद अपील कर सकते हैं। अच्छा, जवाब अगर मिलने आप के 30 दिन के बाद? जवाब अगर मिला, मतलब 30 दिन हम्म। के पहले जवाब मिला और जो आंसर जो आया उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जी। इमीडिएटली अपील कर सकते हैं। या जवाब 30 दिन के भीतर नहीं है, 30 दिन के बाद भी नहीं है, तो 30 इमीडिएटली आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद अपील के लिए भी एक प्रावधान है, 30 दिन या मैक्सिमम 45 दिन तक, 45 दिन। तो जी। 45 दिन के बाद आप अगर अपीलीय अधिकारी आपका अगर सुनता नहीं है, आप आदेश नहीं देता, तब आप सेकंड अपील कर सकते हैं। तो वैसा है, दैट इज द ओके। प्रोसेस। और सेकंड अपील के लिए, मतलब महाराष्ट्र स्टेट इंफॉर्मेशन का जो सिचुएशन है, आई फील दैट इज वर्स। क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत लोग नहीं है, अभी तक नियुक्त नहीं किए, और महाराष्ट्र इज वेरी बैड इन फॉलोइंग द आरटीआई एक्ट। बट सेंटर और स्टेट में। नहीं, मतलब मैं महाराष्ट्र का बात कर रहा हूँ, इन जनरल महाराष्ट्र स्टेट। जी। और सेंट्रल का कैसा है, जी। सेंट्रल का मतलब अगर महाराष्ट्र की बात करें और सेंटर सेंटर में जो है वो सेंटर की प्रोसेस जो है वो नीट एंड नीट क्लीन, है, प्रॉपर, एकदम ऐसा प्रॉपर है, कहा एकदम कहा जा प्रॉपर। सकता है। नीट या एंड क्लीन है। और जी। जी। ऑनलाइन जी। प्रोसेस इज वेरी गुड, सेंट्रल का जो प्रोसेस है। महाराष्ट्र का हम्म। अभी भी काम कागजों पे चलता ओके। है, मतलब वो मेरा कुछ। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि प्रॉपर आंसर नहीं मिले या हाँ
टाल दिया जवाबों को कि नहीं देना चाहते, तो क्या ऐसे समय में हम न्यायालयीन प्रक्रिया या उस बात को न्यायालय में लेकर जा सकते हैं कि उन्होंने आनन फानन कारण देकर जो है या जरूर वो जरूर मेरा ये नहीं दिया? जरूर, बट उसके लिए आपको स्टेट इंफॉर्मेशन के जो कमिश्नर है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके जी। आंसर का वेट करना पड़ता है। ही शुड रिप्लाई, ओके। बिकॉज वो ओके। प्रोसेस फॉलो होने के बाद ही हम न्यायालयीन प्रोसेस को इन्वोक कर सकते हैं। अभी मेरे फॉर ठीक। एग्जांपल, अभी जो हम जिस बात के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का रेजिग्नेशन। जी। जी। ओके, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जी। बाबा साहब अम्बेडकर का रेजिग्नेशन के लिए मैंने सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास आरटीआई लगाई थी, राष्ट्रपति कार्यालय। उनको मैंने पूछा कि बाबा मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का रेजिग्नेशन कौन से दिन को उन्होंने दिया, किसने एक्सेप्ट किया। हम्म। तो ये से सारे सवाल थे और उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिए मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। हमारा में जी। आरटीआई में प्रोविजन है 6(3) करके, कलम 6 सब कलम 3। ओके, तो उसमें जो प्रोसेस में ऐसे बोलो, उन्होंने पीएमओ को भेजा मेरा कॉपी, जो मेरी आरटीआई की अर्जी है वो पीएमओ प्रधानमंत्री ने बोला कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 अक्टूबर 1951 को रेजिग्नेशन हमारे पास आया जरूर था, बट फर्दर एक्सेप्टेंस के लिए हमने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया वापस। तो उन्होंने इधर से उधर वापस भेज दिया। प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ, कैबिनेट के पास रहना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट के पास भेज दिया। कैबिनेट मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि हमारे जो पास रिकॉर्ड है, he joined the post as a law minister on 15th August 1947 and resigned on 11th October 1951. But we checked the constitutional section and we don't find any resignation copy. Maybe he's a law minister, since he was a law minister, एक कॉपी लॉ मिनिस्ट्री के पास रहना चाहिए। दैट वाज देयर कमेंट्स। तो मेरा एक कॉपी लॉ मिनिस्ट्री के, मतलब आरटीआई वापस लॉ मिनिस्ट्री के पास चला गया। तो लॉ मिनिस्ट्री ने बोला कि हमारे पास भी नहीं। तो मैंने अपील किया प्रेसिडेंट ऑफिस में कि पीएमओ एंड प्रेसिडेंट ऑफिस, दे आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव हु कैन एक्सेप्ट और डिनाई रेजिग्नेशन ऑफ एनी कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, तो आपके पास कॉपी रहना चाहिए। तो उन्होंने पीएम प्रेसिडेंट ऑफिस ने मुझे रिस्पॉन्स ऐसा किया, वी डिड एक्सटेंसिव सर्च इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन बट वी डू नॉट फाइंड द कॉपी। देन मैंने सेकंड अपील किया। ओके, तो सेकंड अपील का हियरिंग हुआ मेरा 3 जनवरी 2023 को। तो उस हियरिंग में भारत के मुख्य माहिती आयुक्त मिस्टर सिन्हा, प्रधानमंत्री कार्यालय से सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी पीएमओ, प्रेसिडेंट ऑफिस से अंडर सेक्रेटरी, कैबिनेट मिनिस्ट्री से अंडर सेक्रेटरी और लॉ मिनिस्ट्री से अंडर, ये सारे हम लोग ऐसे ही मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग पे थे एंड हमारे वाद विवाद हुए। तो मैंने उनको, मेरा प्रतिवाद ये था कि पीएम और प्रेसिडेंट के, दे आर द सोल अथॉरिटीज जहाँ पे रेजिग्नेशन का कॉपी होना चाहिए, बिकॉज उनके पास ही राइट है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट या डिनाई करने। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो वाईकेसी, उन्होंने इंटरवीन किया, चेक, ही आस्क्ड क्वेश्चंस कि आपके पास है तो दे दो, मतलब अगर है तो। उनका कमेंट यही था कि हमने सब जगह सर्च किया, वी डोंट फाइंड द कॉपी। तो वाईके सिन्हा जी बोले कि मिस्टर प्रशांत, दे डिड एन एक्सटेंसिव सर्च, अगर कॉपी नहीं है तो आई कैन नॉट इंटरवीन मच इनटू दैट मैटर, सो आई कैन डिस्पोज दिस एप्लीकेशन। तो ऐसा करके उन्होंने डिस्पोज किया। जनरली मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, इस कभी भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कोई ऑर्डर पास करता है, मतलब हियरिंग के बाद, वो 2 दिन में करता है। बट बी आर अम्बेडकर जी का रेजिग्नेशन का अगर वो मैटर था, तो उन्होंने वो ऑर्डर पास करने के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ एक्स्ट्रा लिया। सो दे पास्ड एन ऑर्डर ऑन 10th of February। वो भी इसलिए क्योंकि मैं फॉलो ईमेल पे ईमेल कर रहा था वाईके सिन्हा जी, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2। फाइनली उन्होंने ऑर्डर पास किया और कंफर्म की हमारे पास नहीं है। अभी आपने जो मुझे सवाल पूछा न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में, देयर इज अ जी। जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ओके, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जनमाहिती अधिकारी के पास से
गुम हो जाता है। सो एज पर द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करे। उन्होंने उसके कर्तव्य में कसूर किया है, मतलब मतलब नेग्लिजेंस हलगर्जीपना किया किया, है। नेग्लिजेंस किया है, देन एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। देयर इज अ जजमेंट ऑफ 2015 जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। सो ये जी न्यायालयीन प्रक्रिया हम फॉलो कर सकते हैं, जो आपका आंसर जी बिल्कुल। है। ये सारी इतनी लंबी प्रोसेस होती है सेंटर में आरटीआई लगाने की। इसके बाद स्टेट के जो यस। इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनसे वो सारी जानकारी लेने के लिए। खरत सर, आपने सुना प्रशांत धसाल जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने कई सारे आरटीआई लगाई हैं। उन्होंने जो राम मंदिर जहां पर बना है, साकेत जो नगरी है जिसे अयोध्या के नाम से प्रचारित किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने आरटीआई में कुछ सवाल पूछे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के जो रिजिग्नेशन की कॉपी है उसको लेकर, सोमनाथ मंदिर को लेकर। तो ये सुनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उस पर? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि ये सरकार नालायक सरकार है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं रहे हैं तो वो अपनी नालायकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। मगर वो जो प्रशांत, हाँ, मगर बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण आरटीआई उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मगर उसकी जानकारी पब्लिक को नहीं है। बिल्कुल। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमएन टीवी चैनल्स को कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज है और गवर्नमेंट अथॉरिटी संस्थाओं के द्वारा उसके लिखित में जवाब दिए हैं, तो इन बातों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जी एक कोई 2014 के साल की बात है। बॉम्बे का ही एक शख्स था, हिवाले नामक एक व्यक्ति। तो उसने भी भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं को, राष्ट्रपति SC ST OBC के कितने हुए हैं, सेक्रेटरिएट में SC ST OBC के कितने हैं, जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने हुए हैं, तो अलग अलग सवाल पूछे थे। और उन्होंने ये जवाब दिया था कि SC ST OBC नहीं हुए हैं। यानी आरटीआई के जरिए से डाटा इकट्ठा हो रहा है, मगर वो डाटा, ये जो प्रस्तावित मीडिया है इसके द्वारा पब्लिक डोमेन में नहीं जा रहा है। नहीं जान। जी जैसे इन्होंने एक जानकारी मांगी कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है अयोध्या की विवादित जगह का। जी तो उन्होंने सर जनरल कनिंघम का हवाला देकर सही बताया। अब ये लिखित रिकॉर्ड है कि भारतीय पुरातत्व विभाग कनिंघम का आधार देकर बता रहे कि वो बुद्धिस्ट प्लेस है, जी मगर सुप्रीम कोर्ट सर मेजर जनरल कनिंघम को बाईपास करके आस्था और श्रद्धा के नाम पर एक झूठ फैसला दे रहे हैं और मूलतः बुद्धिस्ट प्लेस पर आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करवाया जाता है। तो ये जो डेमोक्रेटिक संस्था, एक न्यायपालिका का चरित्र और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति को लिखित में देना, ये दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। तो इस जानकारी से हमें पता चल रहा है कि देश में डेमोक्रेटिक संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है। मेरी जो राय और प्रतिक्रिया अगर है तो ये मिसयूज किया जा रहा है। जी। प्रशांत ढसाल सर, ये बताइए कि जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर के रेजिग्नेशन की बात है, यस। तो आप मतलब ये रेजिग्नेशन की कॉपी आरटीआई के द्वारा हमें मिले, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? क्या सोच कर आपने ये आरटीआई लगाई, और क्यों ऐसा लगा आपको कि ये जानकारी लेना महत्वपूर्ण है? ओके। सर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं जैसे ही मतलब मेरे विद्यार्थी दशा से जब जैसे मैं पढ़ रहा था,
तब मुझे बार बार यही जी। बताया गया, मतलब जो टेक्स्ट बुक्स है, कि हिंदू कोड हम्म। बिल के सब में कुछ भी मुद्दों पे उनका मतलब डिसएग्रीमेंट्स हुआ, एंड ही जी। लेफ्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री। तो बट जब मैंने मतलब जब मैंने बामसेफ से मेरा जो कुछ किताबें वगैरह पढ़ना चालू किया, कि ओबीसी का एक मुद्दा था, नेहरू जी का परराष्ट्रीय धोरण था, और बाकी सारे इतर मुद्दे भी हैं, तो मुझे ये जानना था कि ये सारे मुद्दे उन्होंने लिखे होंगे रेजिग्नेशन, अगर आप बोल रहे हैं। जी। और जी। राइटिंग्स एंड स्पीचेस भी जब मैंने पढ़ा, तो उसमें भी ये बातें उन्होंने मेंशन की हुई है। ओके, और कुछ लीडर्स, मेश्राम जी का स्पीच भी मैंने सुना है, तो उसमें ये सारी, तो मुझे बस मैंने सोचा कि लेट्स हैव अ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। मेरा जो सेकंड अपील जो है, जो मैंने इनके सामने प्रस्तुत किया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने, जी। वाईके सिन्हा, मैंने उनको बोला कि आप, सरकार ऐसा बोलती है कि हम उनका सबसे बड़ा मतलब मूर्ति खड़ी करेंगे, हम उनकी किताबें छापेंगे, बट यार उनका जो जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो रहना चाहिए। हम्म। तो उनके, मतलब मेरा ये मानना था कि उनके पास रेजिग्नेशन का कॉपी भी रहना चाहिए। और बिल्कुल। हाँ, तो और ही इज नॉट अ कॉमन, मतलब सिंपल मैन नहीं थे ना, ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट, इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, और इंडियन जूरिस्ट भी बोला जाता है, बहुत सारी पदवियां हैं उनके पास। तो ये रहना चाहिए कॉपी। और इट इज भारत की संपत्ति है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। मेरा। संपत्ति। जी। हाँ, जी। जी। बोलिए। बोलिए सर। तो इसके नहीं, वजह से मेरा। इसलिए मुझे ये चीजें सर्टिफाइड तौर पे मुझे ये लोगों के सामने लाना था, रेजिग्नेशन कॉपी। क्योंकि मैंने बिल्कुल। बहुत सारे बुक्स में देखा कि बट आई मुझे सर्टिफाइड कॉपी किधर भी नहीं मिली। तो वो मुझे ऐसा जी। लगा कि एक सर्टिफाइड कॉपी अगर रिकॉर्ड पे आ जाएगी, देन ये जो सारे मतलब जो लोगों को पता चलेगा कि बाबा साहब बस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की तरफ, क्योंकि मैं मेरे विद्यार्थी दशा में जब देखता हूँ, मतलब मैं सारे लोगों से मतलब जब था, तब मुझे लोग ऐसे बोलते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर बस उन्होंने दलितों के लिए किया। दलित इज बेसिकली एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, बट मतलब हाँ, महारों के मतलब नेता। शेड्यूल कास्ट, और जो हाँ अगर हाँ जाति हाँ, की बात करें, बट महार कम्युनिटी ये, के लिए, हाँ, महार तो जाति के लिए किया। उनको मुझे व्यापक स्वरूप में लोगों के सामने लेके आने का, दैट इज द रीजन आई फाइल दिस आरटीआई, कि जी। ना मैं भाई, ये सारी चीजें हैं मेरा मतलब। मेरा सवाल मेरा मेरा अगला सवाल आप दोनों से है। आ, एक तो ये है कि सरकार ने देने से मना कर दिया, सरकार ने कहा कि हमारे पास नहीं है, गुम हो गई है, जो कुछ भी है। तो या एक संभावना ऐसी बनती है कि सरकार देना नहीं चाहती। या ठीक है। दूसरी संभावना यह है कि सरकार ने जिस तरीके से बाबा साहब का इस्तीफा गायब कर दिया, उसी प्रकार से ऐसे कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज उन्होंने गायब किए होंगे, नष्ट किए होंगे, गायब नहीं, नष्ट किए होंगे। ऐसी संभावना क्या आप दोनों मान्यवरों को लगती है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, या सरकार ने ऐसा किया होगा? प्रचंड सर, पहले आप बोलो। यस सर, क्योंकि मैंने कंफर्म भी किया कि गायब हो किया रहेगा। उसका मैं कारण भी बताता हूँ। जब मेरे पास वो ऑर्डर आया 10 फरवरी जी। 2023 को, कि हम इंटरवीन नहीं, मतलब कॉपी तो गायब हो चुका है और कमीशन जानता है इंटरवीन नहीं कर सकता, तब मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक और आरटीआई लगा। जी। क्योंकि मुझे रीजंस तो बुक्स में पता चल गए थे कि बाबा 340 जो कलम है ओबीसी के लिए हम्म। लिखा हुआ, उसके लिए आयोग नहीं बनाया नेहरू जी ने, वो वन ऑफ द रीजंस। तो मैंने आरटीआई में अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज द, काइंडली प्रोवाइड मी लेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एंड पंडित नेहरू जी ऑन द टॉपिक ऑफ हिंदू कोड बिल। ये दोनों व्यक्ति बात तो करते होंगे, वो फोन पे बात करते होंगे या ऑफिशियल कम्युनिकेशन पत्र व्यवहार ही होता होगा, क्योंकि बाबा साहब के बिल्कुल। नेहरू को लिखे हुए बहुत सारे पत्र अवेलेबल है। तो मुझे वो लेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने मांगे, वो भी कॉपी नहीं है उनके रिकॉर्ड में। ओके, उसके लिए भी मैं अभी सीआईसी में मेरी अपील पेंडिंग है। दूसरा मैंने पूछा कि 340 जो कलम है ओबीसी के लिए, जिसके लिए बाद में काका कालेल का कमीशन बना, इसके मामले में बाबा साहब अम्बेडकर का और पंडित नेहरू का क्या लेटर, कम्युनिकेशन लेटर्स अवेलेबल है? रिकॉर्ड नहीं है। जी।
तीसरी चीज मैंने तो उनको ये पूछ, हाँ, तो वो भी नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई का मुझे अभी तक मार्च महीने से आज हम लोग जुलाई महीने में उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तब मैंने तीसरा सवाल उसमें ये भी पूछा कि इनके कैबिनेट की मीटिंग होती रहेगी ना, आज भी कैबिनेट मीटिंग होती है। बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल। वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर, नेहरू वॉज अ पीएम। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जब कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, व्हाट हैज बीन डिस्कस, व्हाट इज द एजेंडा फॉर द मीटिंग। तो मैंने मीटिंग्स के मिनट्स भी मांगे कि हिंदू कोड बिल पे क्या डिस्कशन हुआ कैबिनेट मीटिंग में, इसके मिनट्स की कॉपी चाहिए, नहीं दी। 340 जो कलम के लिए, ओबीसी के लिए, आर्टिकल्स। हाँ हाँ, आर्टिकल के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज मैंने मांगे। उसका मुझे आज हम फिर मार्च में मैंने फाइल किया था आरटीआई। आज हम लोग जुलाई में बैठे हैं। मैंने सेकंड अपील तक मैं जा चुका हूँ, उसका हियरिंग का वेट कर रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई भी प्रमाणित प्रति मिली नहीं है। ये इसका मतलब यही है कि इन्होंने रिकॉर्ड गायब किए हुए, ऐसा ही मैं मान रहा हूँ अभी। बट वो सर्टिफाई होना बाकी है। जब सीएससी इस पे जब कमेंट करेगा तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या होगा उसमें। जी। तो जी। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनके पास पेपर नहीं है। अगर है तो वो देना नहीं चाहते हैं, उन्होंने गायब नष्ट कर कर दिया। दिया, नष्ट कर दिया उनका। तो ये जी मेरा डॉक्टर। कमेंट है। जी डॉक्टर खरात। इस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है। जी। वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग कांग्रेस को ताना मारते रहते हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कांग्रेस के लोगों को कोसते रहते हैं। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तब तो कांग्रेस की सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। तो जी। बीजेपी के लोगों का क्या इंटरेस्ट है इन बात को हाइड करने का? बीजेपी के लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ये सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ये मामला नेहरू को एक्सपोज करने वाला है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार या पीएमओ ऑफिस या पार्लियामेंट का जो आर्काइव है, वो इस बात को लिखित में कह रहा है कि हमारे से गुम हुई है या वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। बिल्कुल। तो इसका अर्थ यही होता है कि आरएसएस बीजेपी के लोग नेहरू को बचा रहे हैं। ये उसका हम्म। सीधा सीधा मतलब होता है। मैं आपको बिल्कुल। दूसरी एक जानकारी देना चाहता हूं। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अयोध्या का उत्खनन कार्य चल रहा था, हम्म। सन 2002-2003, तो उस दरमियान इलाहाबाद हाईकोर्ट में चर्चा में यह मुद्दा आया कि विवादित स्थान पर नेहरू जी के ही आदेश से फैजाबाद जिले के कलेक्टर ने रामलला की मूर्ति वहां रखी और उससे विवाद खड़ा हुआ। इसलिए नेहरू जी का और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय का कोई करस्पॉन्डन हुआ है क्या, हम्म। ऐसी जानकारी कोर्ट ने पेश करने के लिए कही गई। क्योंकि ये विवाद का मामला खड़ा हुआ, तो नेहरू जी के द्वारा फैजाबाद के कलेक्टर के साथ कोई करस्पॉन्डन हुआ है क्या, तत्कालीन अंतरिम सरकार के द्वारा गृह विभाग और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का कोई करस्पॉन्डन हुआ है क्या, इसकी जांच करने का आदेश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। जी। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने जो कोर्ट में सबूत पेश किए, वो सबूत ये थे कि वो रिकॉर्ड की फाइल ही गायब है। तो जहां से विवाद खड़ा होता है या जिससे ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ है, तो उनके लिए जो जो बातें खतरा महसूस हो रही है, वो बातें वो छुपा रहे, डिनाय कर रहे। उदाहरण ये कि जी। जैसे प्रशांत ढसाल जी
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो महत्वपूर्ण मुद्दों को सेंट्रलाइज करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे याद बिल्कुल। है जब मैंने अखबार में बाबा साहब अंबेडकर की डेथ को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, तो विदर्भ में एक आदमी ने वो जानकारी पढ़कर केंद्र सरकार को बाबा साहब अंबेडकर की डेथ का जो रिपोर्ट है डीआईजी सक्सेना आयोग और केंद्र सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री ने नेहरू ने वो नियुक्त किया था बाबा साहब अंबेडकर का डेथ की जांच करने वाला आयोग। तो उसने पीएमओ कार्यालय, पार्लियामेंट से, आरटीआई के जरिए से जानकारी मांगी, तो इतना घुमाते रहे हो और वो शख्स भी इतना जिद्दी था, कभी पीएमओ कार्यालय भेज रहे, कभी राष्ट्रपति कार्यालय भेज रहे, कभी सीआईडी कार्यालय भेज रहे। तो सभी लोगों ने लिखित में जवाब दिया आखिर में कि पहले तो डिनाई किया, ऐसा कोई आयोग ही गठित नहीं हुआ, ऐसा बचकाना जवाब केंद्रीय संस्थाओं को देना अशोभनीय है। बिल्कुल। उन्होंने हवाला दिया, पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठा था, ये तारीख को उठा था, और आपकी बात आप डिनाई कैसे कर रहे हैं? तो आखिर में उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जानकारी वो उतनी ही देना चाहते हैं जिससे वो बच जाए, मगर यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रशांत जी को जो जानकारी दी है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 14 एंड 14 पार्ट 1, 14 पार्ट 2 का हवाला देना चाहता हूं। जी। इसे सम्माननीय वसंत मुन जी के द्वारा संपादित किया गया था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु होने के बाद उनका जो साहित्य था वो बॉम्बे सरकार के पास था, जुडिशरी के पास था, बॉम्बे जुडिशरी के पास। जी। और वो सारा डॉक्यूमेंट, सारा दस्तावेज कंपाइल करके वॉल्यूम्स के रूप में प्रकाशित करने का काम किया जा रहा था। तो वर्तमान में हिंदी विभाग के द्वारा भी वॉल्यूम नंबर 32 यानी उसी का अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है। और वसंत मुन की नोटिंग है, जैसे प्रशांत जी को उन्होंने जवाब दिया कि अवेलेबल नहीं है, गुम हो गया है, तो हम दूसरा सोर्स देख रहे हैं, ये भी भारत सरकार का पब्लिकेशन है, और उस पब्लिक वो लिटरेचर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। तो उसमें नोटिंग में लिखा हुआ है कि डॉक्टर कुछ सदस्यों हिंदू कोड बिल पर लिखा हुआ है कि हिंदू संहिता विधेयक पर 14 दिसंबर 1950 से खंड चर्चा प्रारंभ हुई। काफी लंबी चर्चा के बाद कुछ खंडों का स्पष्टीकरण हुआ। कुछ सदस्यों की दीर्घ सूची रणनीति से कुंठित होकर, एक्चुअली राजनीति से कुंठित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने अक्टूबर 1951 को अपना इस्तीफा दिया। आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस्तीफा दिए जाने की तारीख तक संसद में हुई चर्चा सम्मिलित है। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे तथा उसके बाद संसद में हुई चर्चा को अगले खंड अर्थात खंड 15 में सम्मिलित किया गया है। तो वसंत मुन को जो रिकॉर्ड मिला वो तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मिला। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का हिंदू कोड बिल के ऊपर जो डिबेट डिस्कशन हुआ, वहां से लेकर वो इस्तीफा देने तक वो राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 15 में अवेलेबल है, 14 में, और उसको प्रकाशित किया और उनका जो मेमोरेंडम है वो अपेंडिक्स में छापा हुआ है, और ये सरकार की पब्लिकेशन से हमें जानकारी मिली है, और उसके ऊपर संपादक ने नोट लिखा है
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय से प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर के काम कागजातों में मिले, जिसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रेस में जारी किया गया था, उस प्रति का पुनः प्रकाशन किया गया, यानी जो इस्तीफा दिया गया उस प्रति को पुनः प्रकाशित किया गया। अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में डॉक्टर अंबेडकर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, इसलिए उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया और अपने वक्तव्य की प्रतियां संसद के सदस्यों और प्रेस में वितरित कर दी थी। यानी वसंत मुन ने जो उस समय जो घटित हुआ उसका भी ब्रीफ में हिस्ट्री जोड़ दिया और उसमें यह भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को पार्लियामेंट में मैं इस्तीफा क्यों देना चाहता हूं, इसका वो स्पष्टीकरण देना चाहते थे, वो मेमोरेंडम देना चाहते थे। नेहरू सरकार ने वो नहीं देने दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी प्रतियां पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत की है। तो यह रिकॉर्ड बताता है। तो मैं इस आधार पर यह कह रहा हूं कि भारत सरकार के पास उसकी प्रतिलिपि है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के जो साहित्य के जो संपादक थे वसंत मुन जी के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने वो रिकॉर्ड बनाने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मगर उन्हें वहां पढ़ने नहीं दिया गया। तो इस्तीफा बहुत ही हिस्टोरिकल है, ओबीसी के संदर्भ में है, महिलाओं के संदर्भ में है, भारत के भविष्य के संदर्भ में है, इंटरनेशनल पॉलिसी देश के खिलाफ नेहरू सरकार कैसे अमल में ला रही है इसके बारे में भी उसके अंदर जानकारी है। ढेर सारी जानकारी उस इस्तीफे के अंदर है। तो बाबा साहब अंबेडकर का जो व्यक्तिमत्व है वो देशव्यापी है, बहुजन व्यापी है। और बाबा साहब अंबेडकर को ब्राह्मणवादी लोग दलित के नाम पर छोटा करना चाहते, लिमिटेड करना चाहते, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने कभी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है वो ओबीसी के लिए दिया है। इसकी अगर चर्चा आज भी करे, ये इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने माननीय प्रशांत जी को जो जवाब दिया है, ये जवाब सही नहीं है। वो इस्तीफे की कॉपी को बाबा साहब अंबेडकर के समिति ने छापा है, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। मगर क्या इसका लोकसभा क्या इसका लोकसभा चुनाव को लेकर कोई सरकार कनेक्शन जोड़ रही है? क्योंकि चुनाव से पहले ही इन्होंने वो इस्तीफे की कॉपी मांगी और कई सरकार डर रही है कि ये अगर ओबीसी में ये मैसेज चला गया तो ओबीसी का जो ब्राह्मणीकरण वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और चुनाव में उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा। क्या ये डर सरकार को है, इस वजह से वो ये बातें छुपा रही है? प्रशांत जी ने जिस स्थिति और परिस्थिति में ये आरटीआई मांगा है, तो उस समय ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने देश भर में शुरू किया था। बिल्कुल। और उसके लिए भारत बंद का भी ऐलान किया गया था। और उसी दरमियान प्रशांत जी जो वामसेव के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े होने के कारण, तो उन्होंने उसी दरमियान ये जानकारी के लिए एप्लीकेशन डाला था। तो आप जो कह रहे हैं कि ये जानकारी ओबीसी को न पता चले और चुनाव को ध्यान में रखकर ये साजिशन किया जा रहा है, ये इसमें सच्चाई नजर आ रही है। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, तब बिहार के एक युवा नेता थे जिन्होंने संगठन बनाया था, ऑल इंडिया बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन जी, और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को बिहार में स्वागत के लिए बुलाया। जब बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ओबीसी के लिए आयोग गठित नहीं किया जा रहा है, ये जब दबाव बनाया नेहरू सरकार के ऊपर,
तो बिहार में उस ओबीसी के नेता ने, आरएल चंदापुरी। आरएल चंदापुरी ने उनका स्वागत समारोह आयोजित किया था। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये डाटा अगर डिस्क्लोज हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों की जिज्ञासा बढ़ सकती है कि उसके बाद क्या हुआ, जी वो लोगों को पता न चले। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस्तीफे के ही कारण नेहरू सरकार को मजबूर होकर काका कालेलकर कमीशन गठित करना पड़ा। बिल्कुल। बाबा साहब अंबेडकर ही है ओबीसी के मुक्तिदाता। जिन ब्राह्मणों ने बहुसंख्य आबादी को शूद्र कहकर अपमानित किया, बाबा साहब अंबेडकर ने ही उन्हें संविधान में अधिकार दिया। बाबा साहब जी अंबेडकर के कारण ही उन्हें संविधान में प्रोविजन करना पड़ा कि उनके लिए कमीशन गठित किया जाए। और बाबा साहब अंबेडकर ओबीसी के मुक्तिदाता है, उनको पहचान देने वाले हैं। ये बात ओबीसी लोगों तक न पहुंचे, ये भी सरकार की मंशा हो सकती है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब अंबेडकर पटना में गए, लाखों की संख्या में ओबीसी लोग वहां इकट्ठा हुए कि बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी लोगों के लिए इस्तीफा दिया। तो आरियल चंदापुरी ने वहां उनके स्वागत समारोह की बड़ी सभा आयोजित की। तब नेहरू जी के द्वारा भोला पासवान शास्त्री और बाबू जगजीवन राम के द्वारा गुप्त योजना बनाई गई कि बाबा साहब अंबेडकर किसी भी परिस्थिति में ओबीसी को संबोधित न करे, क्योंकि जी वो इस्तीफा देकर नेहरू सरकार को नेकेड कर चुके थे। जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया और प्रेस के सामने जो दीर्घ वक्तव्य दिया, वो मेमोरेंडम ही है। नेहरू को पूर्णतः नंगा कर दिया था। तो बिहार जो पिछड़े वर्ग की सभा को संबोधित न करे, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर की सभा न हो, इसके लिए भोला पासवान शास्त्री और बाबू जगजीवन राम के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर पथराव किया गया। हो सकता था कि वो उसमें उनकी जान भी चली जाती, मगर आरियल चंदापुरी ने बाबा साहब अंबेडकर को प्रोटेक्ट किया। थोड़ी देर में लाइट आई और लोग भगदड़ में भाग रहे थे, अफरा तफरी मची थी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने लोगों को शांति बनाकर बैठने के लिए अपील की और बाबा साहब अंबेडकर का वहां दीर्घ स्पीच हुआ। दुख की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर का पटना में जो स्पीच हुआ, उसके रिकॉर्ड उनकी बायोग्राफी है अरियल चंदापुरी की, मेरा जीवन संघर्ष, उसके अंदर बाबा साहब का स्पीच अवेलेबल है। मगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस में ये भाषण ही अवेलेबल नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर के महत्वपूर्ण भाषण था। बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जिस आदमी ने पथराव किया, उसको बाद में मुख्यमंत्री बनाया, शेड्यूल कास्ट का आदमी था, भोला पासवान शास्त्री। अगर वो जब बूढ़े हुए, बुजुर्ग हुए, तो उनको गिल्टी कॉन्शियस हुआ और उन्होंने अंबेडकर जयंती के मौके पर रोते हुए कबूल किया कि मैं ही वो नालायक आदमी हूं कि मैंने बाबा साहब अंबेडकर, हमारे मसीहा, इनके ऊपर पथराव किया, उनको जान को मैं खतरा बनाता, ये उन्होंने कबूल किया। मगर ये सब बाबू जगजीवन राम और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मैंने किया, इसकी उन्होंने कबूली दी। तो वर्तमान जो सरकार है, ये नेहरू जी को बचा रहे हैं, जिनके कारण ब्राह्मणवाद की नींव डाली गई। ब्राह्मणवाद की नींव डालने का काम नेहरू ने किया, ये इस बात का सबूत है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी दुश्मनों की साजिश है। वो जानकारी को हाइड कर रहे हैं ताकि वो ब्राह्मणवाद को बचाना चाहते हैं। जी, एक दूसरा मुद्दा, या एक ऐसी जानकारी प्रशांत डसाल सर ने दी अभी कि जो सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे बौद्ध विहार है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसा रिपोर्ट एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
और गांधीनगर की जो आईआईटी है, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करके उन्होंने वो रिपोर्ट बनाया, और ऐसी कुछ खबरें जो है वो मीडिया में आई। लेकिन जो वो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट जो उन्होंने बनाया था वो देने से जो इंफॉर्मेशन कमीशन कमीशन है, आरटीआई के द्वारा, वो जानकारी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो खरात सर, आप कई यानी विरासत बचाओ, देश बचाओ, इस प्रकार का अभियान बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क चला रहा है। कई सारे आंदोलन आपने उसके लिए किए हैं, कई सारे सभाएं आपकी हुई हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में, सोमनाथ मंदिर के नीचे जो बौद्ध विहार का एक स्ट्रक्चर है, उस पर आपका क्या कहना है? जब इसकी बहुत छोटी खबर आई थी, जी लगभग सभी मीडिया में आई थी, जी कि उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। ये उस रिपोर्ट में जानकारी आई थी कि उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, और कुल मिलाकर 32 पृष्ठ का वो जीपीएस एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्वे किया गया है, और उसके आधार पर वो रिपोर्ट का ये कहना है, ऐसी जानकारी उसके अंदर आई थी। जब ये जानकारी आई तो मैंने खुद गुजरात में जाकर वहां का एएसआई के कार्यालय को संपर्क किया, मिला, और उनसे मैंने वो रिपोर्ट हासिल करने के लिए प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि हमने भी आप की तरह अखबार में ये पढ़ा है, मगर ये एएसआई के द्वारा नहीं किया गया। जी जो खबर हम तक आई थी उसके पीछे ढूंढते ढूंढते हमें कुछ जानकारी मिली। जानकारी ये मिली कि वो उत्खनन या वो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो एएसआई के द्वारा नहीं किया गया। ये जानकारी एएसआई के ऑफिस से हमें मिली। जी फिर बाद में उन्होंने कहा आप हमारा डिविजनल ऑफिस है बड़ौदा में, वहां जाकर लो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है और ये हमने बनाया नहीं। फिर ये किसने रिपोर्ट बनाया? तो ये एक एक्सपर्ट आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, और संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। इनके द्वारा आईआईटी। ये रिपोर्ट बनाई गई। जी सोमनाथ प्रभास क्षेत्र का आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया। जब ये जानकारी मुझे मिली और भारतीय पुरातत्व विभाग ने मना कर दिया, हमारे पास तो ये रिपोर्ट ही नहीं है, कोई संस्था कर रही है और उनके पास रिपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो जानबूझकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, ये इससे हमें पता चला। इसके तो पीछे कारण क्या लगता है? फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष चेयरमैन नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, हम उस मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में गए, और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके आवास पर जाकर मैंने कहा कि मैं मंदिरों पर रिसर्च कर रहा हूं, इसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। जी और ऐसा ऐसा खबर में आया है कि इसके नीचे बौद्ध विहार है, और आप नरेंद्र मोदी और आप ही तो सब देखभाल कर रहे हैं, क्या ये सच है क्या? तो उन्होंने कहा ये सच है। तो मैंने कहा तो अगर ये सच है, मुझे डाउट लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा ही है, और उन्होंने फिर वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे दिखाई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए ताकि मेरे संशोधन में ऑथेंटिसिटी रहे। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो सेकंड मोदी के बाद जो सेकंड वहां के प्रमुख थे, ट्रस्टी थे, उनके पास से मैंने वो रिपोर्ट हासिल किया। तो मैं इस रिपोर्ट को पढ़ चुका हूं, और इस रिपोर्ट को
इसी महीने में हम सार्वजनिक करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग उस रिपोर्ट को आधार बनाकर उसका उत्खनन नहीं कर रहा है और मीडिया बहुत अधूरी, बहुत संक्षिप्त जानकारी देकर छोड़ दिया है। तो उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है, सोमनाथ मंदिर के नीचे जहां गर्भगृह है और बरामदे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, तो एक लंबा एरिया में 3 मंजिला बौद्ध विहार है, ऐसा उस रिपोर्ट में बातें दर्ज है। इस आधार पर वो जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया है कि भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको तुरंत उसका उत्खनन कार्य करना होगा। ये रिपोर्ट उन्होंने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को सबमिट किया, ये रिपोर्ट उन्होंने एएसआई को सबमिट नहीं किया। मगर मैंने वो जो उनका ट्रस्टी था उनको सवाल पूछा कि ऐसी दुर्बुद्धि ब्राह्मणों को क्यों आई? आप लोग तो सोमनाथ मंदिर के नाम पर, गजनी के नाम से आप कहते हो इतने बार लूटा, इतने बार आक्रमण किया, मगर उसके नीचे तो बुद्धिस्ट मामला खड़ा हो रहा है। ये मामला आप लोगों ने क्यों खड़ा किया, मेरी जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई थी जी। और वर्ल्ड हेरिटेज के पास ये प्रस्ताव गया था यूनेस्को को कि कच्छ में, जो गुजरात का बाउंड्री का जिला है पाकिस्तान की बाउंड्री का, वहां पर धौलावीरा ये एंशिएंट इंडिया की इंडस साइट है। तो किसी ने उनको सलाह दिया मोदी जी को, और मोदी जी ने मीटिंग में ये बात प्रस्तुत की कि हो सकता है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे धौलावीरा इंडस सिविलाइजेशन की तरह नीचे हो सकता है। तो इसकी खुदाई किए बगैर इसका एडवांस जीपीएस सर्वे के द्वारा कोई रिपोर्ट मांगा जाए। नरेंद्र मोदी भारत की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट का नेता है, प्रमुख नेता है सत्ता दल का, और वो संविधान की शपथ लेकर 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिकता और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो एएसआई को उत्खनन करने का ऑर्डर करे। वो भले ही सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हो सकते हैं, मगर वो देश के प्रधानमंत्री भी है। तो नरेंद्र मोदी को कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री होने के ऐसे ऐसे सवाल खड़ा हो रहा है, कौन रोक रहा है? तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस का चीफ मोहन भागवत रोक रहा है, क्योंकि वो एक तरफ राम मंदिर पर जो साकेत है वहां राम मंदिर बना रहे हैं, और उसी दरमियान ये रिपोर्ट आया और ये रिपोर्ट कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। तो फिर राम मंदिर तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए जी, जानकारी के आधार पर। बिल्कुल। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं उसका निचोड़ क्या है जी। मेरी अपनी बात नहीं, रिपोर्ट की बात। लास्ट में उन्होंने जो लिखा है वो ये निचोड़, निष्कर्ष: सोमनाथ मंदिर और आसपास के प्रभाग क्षेत्र में जमीन के नीचे क्या अवशेष दबे हुए हैं उसे जानने के लिए और भविष्य में उत्खनन करने के लिए यह संशोधन जीपीआर सर्वे द्वारा किया गया है। इसके तहत सुनिश्चित किए गए 4 जगहों पर हमें यह बातें पता चली है। नंबर 1, साइट नंबर 1, यहाँ पर जमीन के नीचे हमें आयताकृति संरचना देखने को मिली है। आयताकृति का मतलब होता है स्तूप, जिसे हमने आकृति नंबर 7 में यफ बताया है। यह एक बंदिस्त संरचना है जो एक छोटे
मंदिर या गुफा की दीवार हो सकती है। F1 के सामने ही F2 ये समांतर सीधी दिशा में एक संरचना दिखाई देती है और यह संरचना मिलकर एक बंदिस्त ग्रह अर्थात एक स्तूप बनता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके अंदर F3 यह एक सीधी संरचना मिली है जो एक पत्थर की दीवार या और अवशेष की रेशा या अन्य पुरातत्वीय संरचना हो सकती है। यह सभी अवशेष हमें साइट नंबर 1 पर 2 मीटर की गहराई पर मिले हैं। फिर F2 F1 यह संरचना नीचे जमीन में 4 मीटर तक नीचे मिले हैं। यानी साइट नंबर 1 बता रही है वहां स्तूपा है। साइट नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है सीधा सीधा, तो उन्होंने यहां भी लिखा है कि एक दीवार या पत्थरों की दीवार जैसी संरचना हमें दिखाई दी और इसके साथ लगभग 5 मीटर गहराई पर उसी तरह बौद्ध अवशेष या गुफाओं के अवशेष या संरचना हमें मिली है। साइट 3 नंबर पर उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने सीधा यहां जिक्र किया है कि यह संरचना 2 गुफाओं के मुंह को जोड़ती है, इसलिए यह संरचना एक रास्ता या सुरंग हो सकती है जो 2 गुफाओं को जोड़ती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि यहां गुफाएं हैं, यानी 3 मंजिला गुफाएं हैं और इसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर यह भी मान्य किया कि इससे पता चलता है कि यहां पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की आकृतियां, पवित्र अवशेष या पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं जो पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें से कुछ जगहों पर अत्यंत तेज प्रकाश किरण मिले जिससे यहां पर जमीन के नीचे धातु की वस्तुएं हो सकती है। यानी वहां तथागत बुद्ध के शरीर अवशेष के धातु भी है, यह भी उन्होंने मान्य किया। और आखिर में उन्होंने सजेशन ये किया है कि इस जांच में जो जीपीआर सिग्नल मिले हमें मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सोमनाथ मंदिर और इसके आसपास के जांच क्षेत्र में जमीन के नीचे अनेक पुरातत्वीय अवशेष मौजूद है। जीपीआर डेटा और हमें मिले सिग्नल्स के आधार पर हमने यह अनुमान लगाया है, लेकिन ऊपर बताए निष्कर्ष की पुष्टि के लिए पुरातत्वीय उत्खनन कर नीचे जमीन के अंदर कौन सी वस्तुएं या अवशेष मौजूद है यह देखना पड़ेगा। तो ये जानकारी ये बताती है, ये 2019 की बात है, 2019 की रिपोर्ट बता रहा है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध अवशेष है। तो राम मंदिर का जो जजमेंट है आउटडेटेड हो जाता है। ये क्यों उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते, या प्रशांत जी ने उनको उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी है? मेरे जैसा एक आदमी जब ऐसा जानकारी नहीं दे रहा है तो हमने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को रिपोर्ट मांगा, संशोधन के नाम पर मांगा और देने से मना कर रहे थे, मगर लिया। रिपोर्ट पढ़ने के आधार पर मैं ये कह रहा हूं, 2019 चला गया, 2023 चल रहा है, तो एएसआई की जिम्मेदारी थी कि उस 32 पेज के रिपोर्ट को आधार मानकर जीपीआर सर्वे, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, खुदाई किए बगैर वहां जमीन के नीचे अवशेषों को ढूंढना, ये काम तो अयोध्या में किया गया था 2002 में, उसके आधार पर तो उत्खनन किया। तो एएसआई की मंशा इससे पता चल रही है और इस कार्यक्रम के द्वारा भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर का उत्खनन करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उसका उत्खनन हो जाने से भारत के तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके भी उत्खनन हो सकते हैं। उत्खनन करने का जीपीआर सर्वे एडवांस साधन है, कोई छेड़छाड़ किए बगैर।
सारा का सारा डाटा उपलब्ध हो जाएगा। जो डाटा उपलब्ध हो जाएगा उसके आधार पर हर मंदिर का उत्खनन करके बौद्धों की अगर विरासत है तो उनके हवाले करनी चाहिए। केवल आरटीआई डालने से मामला नहीं होगा। जो डाटा और जो जानकारी हमें उपलब्ध हो रही है उस जानकारी को समाज को बताना जरूरी है। ये फोटो की जानकारी है, ये मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, मगर समाज में कुछ लोग हैं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जैसे लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा जैसे लोग हैं, संस्थाएं, उनको अप्रोच होना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन है हमारे पास, उसको आधार बनाकर इसको चर्चा करनी होगी। ये देश हमारा है। अगर सोमनाथ मंदिर का उत्खनन होता है, राम मंदिर का दोबारा फैसला लिया जा सकता है। अगर उस मंदिर के नीचे बौद्ध अवशेष है तो जहां मंदिर बना रहे उसके नीचे तो 2003 में तो एएसआई का रिपोर्ट कह रहा है कि वहां सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप है। तो इस आरटीआई की जानकारी को एक जागृत करने का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाना चाहिए। सर आप म्यूट पे बात कर रहे हो। अरे म्यूट। हाँ, डॉक्टर करात सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य पर जिसे पाबंदी लगाई गई है, कई सारा बाबा साहब का साहित्य है उसको रीप्रिंट नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से, डिमांड बहुत बड़े पैमाने पर है। एक तो वो है कि जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पब्लिश है उसे रीप्रिंट नहीं किया जा रहा है। दूसरी ये बात है कि जो दस्तावेज सरकार के पास होने चाहिए, जैसे बाबा साहब के इस्तीफे की बात है, उस प्रकार के दस्तावेज सरकार नहीं दे रही है। और ये तीसरा जो मुद्दा आपने बताया, सोमनाथ मंदिर और तमाम जो मंदिर है, पुरातत्विक विभाग ने वहां पर उत्खनन करना चाहिए, पहले जांच करनी चाहिए फिर उत्खनन करना चाहिए, तो ये सरकार जो है वो नहीं कर रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? और जैसा आपने कहा कि एक दबाव बनाना चाहिए, तो क्या बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से आगे और क्या आपकी योजना है, किस प्रकार से आप आगे काम करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य का मुद्दा मैं बाद में चर्चा लेता हूँ। जी। पहला मुद्दा ये लेता हूँ कि एएसआई का अस्तित्व खत्म हुआ है क्या। जैसे न्यायपालिका का अस्तित्व खत्म हो चुका है, ऐसा अब हमारी राय बन चुकी है। जी। भारतीय डेमोक्रेसी में रहने वाली प्रजा को न्याय मिले, इसीलिए तो संविधान निर्माताओं ने जुडिशरी का निर्माण किया। बिल्कुल। मगर जस्टिस गोगोई को एक महिला के द्वारा ब्लैकमेल करके फिर एक फर्जी जांच की गई और गोगोई का ब्लैकमेल करके आरएसएस के ब्राह्मणों ने अपने फेवर में फैसला लिया। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। मगर वास्तविक लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, वास्तविक लड़ाई नाग बनाम विदेशी ब्राह्मण है। नाग यहाँ के बहुजन लोग हैं और बहुजनों की विरासत है। सम्राट अशोक और बुद्धा की जो विरासत है वो वर्तमान एससी एसटी ओबीसी की विरासत है। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जून के फर्स्ट वीक में 7 जून को द हिंदू, ये अंग्रेजी अखबार में मैंने खबर पढ़ी, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भारत में G20 शिखर परिषद का आयोजन किया जाने वाला है सितंबर महीने। तो उसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को भारत सरकार ने आदेश दिया कि उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। देश दुनिया के जो लोग आएंगे तो दिल्ली में उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो भारत में तो झुग्गी झोपड़ियां हैं। जब वो विदेशी लोग आते हैं तो भारत की झुग्गी झोपड़ियां अगर उस हाईवे के किनारे हैं
तो वहां दीवार खड़ी करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री महंगे ड्रेस पहनता है और भारत की जो आम जनता है, जिनकी वोटों से सरकार बनाते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों के सामने दीवार खड़ी करके मजाक उड़ाते हैं। तो एएसआई को निर्देश दिया कि क्या दिखाया जाए दिल्ली में। तो उन्होंने औरंगजेब का एक किला ढूंढ लिया और औरंगजेब के किले में कुछ उत्खनन कार्य किया उस खबर के मुताबिक। तो उसके अंदर ये जो जानकारी मिली, मौर्य के अवशेष मिले, औरंगजेब के भी मिले और मौर्य अशोक के भी अवशेष मिले, ऐसा लिखा हुआ। मगर हेडिंग ये लिखी है कि प्री मौर्य मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। तो प्री मौर्य का मतलब मौर्य के पहले बुद्ध है और बुद्ध के पहले 16 जनपद है। तो हो सकता है बुद्धकालीन अवशेष मिले या बुद्ध के पहले 16 जनपद के अवशेष मिले, ऐसा जिज्ञासा हमको लगी। मगर एएसआई का अधिकारी बोलता है कि महाभारत कालीन अवशेष मिले। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग, ये जो डेमोक्रेटिक संस्था है, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। जैसे प्रशांत जी ने उनको अलग अलग ये जो काल्पनिक कैरेक्टर है इनके बारे में पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा। नागपुर के हमारे एक दोस्त है, उन्होंने राम का, कृष्ण का बर्थ डेट क्या है ये पूछा। तो उन्होंने कहा ये काल्पनिक है। अब काल्पनिक वालों का कोई बर्थ डेट नहीं होता है ऐसा, ये ने कुछ साल पहले जवाब दिया। इनको भी कहा ये मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। प्रशांत जी को भी कुछ आरटीआई के बारे में जवाब दिया। यानी साल भर तक या 2-4 साल पहले तक एएसआई कुछ सैद्धांतिक मापदंड के आधार पर जिन कैरेक्टर को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मान रहे थे, उनके आरटीआई को जवाब को ध्यान में रखते हुए, मगर आज बीजेपी आरएसएस के लोग एएसआई का मिसयूज कर रहे हैं और दिल्ली के एक कोर्ट के अंदर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मौर्य के पूर्व अवशेष यानी महाभारत कालीन अवशेष, इसका अर्थ यह होता है कि रामायण और महाभारत को प्री मौर्य या प्री बुद्धा दिखाने का प्रयास एएसआई के द्वारा किया जा रहा है। आरएसएस कोई ऑथेंटिक संस्था नहीं है, आरएसएस के पास कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। वो तो एक आतंकवादी संस्था है। उन्होंने कोई खोज किया, उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर एएसआई एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके द्वारा ऐसा बचकाना जवाब देने का मतलब यही है कि भारत में ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जुडिशरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह एक डेमोक्रेटिक संस्था का भी मिसयूज किया जा रहा है, ये मेरा कहना है। तो हमें जनता के बीच क्यों जाना होगा, एक मास मूवमेंट क्यों खड़ा करनी होगी। अभी हम लोग सारनाथ में, बनारस में कार्यक्रम करने वाले थे 9 तारीख को, तो दबाव बनाकर परमिशन मिली है, मगर ऊपर से दबाव बनाकर कार्यक्रम निरस्त किया तो हम भारत बंद करने वाले हैं। हम डेमोक्रेसी को और हमारे अधिकार को बचाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। तो मैं इस मामले में यह बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोगों का भारत में कुछ नहीं है। डीएनए के आधार पर वो विदेशी लोग हैं। बुद्धा के पहले या अशोका के पहले उनके कोई मंदिर हो या उनकी काल्पनिक देवी देवताओं की प्रतिमा हो, ऐसा उनके पास, या उनके पास कोई अभिलेख हो, ऐसा उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बल्कि हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन से लेकर गुप्त काल तक, यहां तक कि कन्नौज के राजा जयचंद तक हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। ब्राह्मणों के पास कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है और वो काल्पनिक बातों को हिस्टोरिकल सिद्ध करना चाहते हैं और उसके लिए डेमोक्रेटिक संस्थाओं का वो मिसयूज कर रहे हैं। इसके विरोध में
इन्होंने जो प्रशांत जी ने जो आरटीआई की जानकारी निकाली है, यह जानकारी को पब्लिक डोमेन में लाना होगा, इसको आंदोलन का मुद्दा खड़ा करना होगा। इस पर मैं इतना कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिटरेचर का क्या है। बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर उनकी मृत्यु होने के बाद उनके सुपुत्र यशवंतराव अंबेडकर और बाबा साहब अंबेडकर की द्वितीय पत्नी सविता कबीर, इसके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में डिबेट चला, बहुत देर तक झगड़ा चला, और उनका साहित्य को लेकर उस समय ना सविता कबीर ने गंभीरता बताई, ना यशवंत अंबेडकर ने बताई। उनके साहित्य को प्रोटेक्ट किया जाए दिल्ली के कार्यकर्ताओं को लग रहा था, तो 1957 में बाबा साहब अंबेडकर का ट्रंक्स में साहित्य भरकर बॉम्बे लाया गया, सरकार की कस्टडी में रखा गया, और 1980-81 तक ये बंद था, कैद था। उसको दीमक लग रही है, वो खराब हो रहा है, ऐसी खबरें नागपुर के लोगों ने जब चर्चा में लाना शुरू किया। कल परसों एल.आर. वाली जी का निधन हुआ, तो उन्होंने अपनी मैगजीन में बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य कब प्रकाशित करेंगे, ऐसे कुछ सवाल खड़े किए। और नागपुर के एडवोकेट बंसोड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य को सरकार के द्वारा धोखा है ऐसा पिटीशन दायर किया, क्योंकि उस दरमियान सविता बाई ने एक अखबार को मुलाकात में ये कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर का रिडल्स इन हिंदुइज्म की ओरिजिनल 2 वॉल्यूम की कॉपियां मेरे पास है। तो इसलिए नागपुर के लोगों की इस खबर को पढ़कर ये यकीन हो गया कि अगर सारा साहित्य सरकार की कस्टडी में है, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर को मारने वाली महिला के पास बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य कैसे है। तो बाद में कोर्ट केस हुआ, फिर सरकार ने समझौता किया। उस समय प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के परपोते, उनका भी उसमें हस्ताक्षर है, बंसोड़े जी का उसके ऊपर हस्ताक्षर है, और सरकार ने कमेटी गठित की और निर्धारित समय में पूरा साहित्य प्रकाशित करेंगे, ऐसा भाजपा समझौता हुआ। मगर वो पूरा साहित्य संपादित करने का श्रेय वसंत मुंज जी को जाता है। वसंत मुंज जी के चले जाने के बाद सरकार ने उन लोगों को उस समिति पर नियुक्त किया जो केवल दिखावे का नाटक करेगी। हरिनर के, दत्ता भगत, अविनाश डोलस, ये बात के बने हुए उसके चीप लोग हैं, मगर उन लोगों ने कोई नया साहित्य नहीं ढूंढा। कामले और कासारे नामक 2 अन्य मेंबर थे, उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर का लगभग 175 वॉल्यूम से लेकर 200 वॉल्यूम तक साहित्य है। और हरिनर के ने हमारे बामसेब के स्टेज पर आकर कहा, मुझे कई बार कहा, माननीय मेश्राम साहब जी को भी कहा कि 50 वॉल्यूम कम से कम होगा। और उन्हीं के कार्यकाल में जो मेंबर है उनका कहना है, अभी जिंदा है कामले और कासारे, वर्धा और नागपुर साइड के, उनका कहना है 200 वॉल्यूम्स होगा, और अभी 22 वॉल्यूम पर ही यह साहित्य रुका हुआ है। तो पहला मामला तो बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य पर अघोषित पाबंदी थी कांग्रेस कार्यकाल तक, मगर आज बीजेपी सरकार द्वारा घोषित पाबंदी है। अभी उनका कोई भी साहित्य रिप्रिंट नहीं किया जा रहा है। आरटीआई के द्वारा भी जानकारी मांगोगे तो ये जानकारी देंगे और निर्लज्ज लोग हैं, या हो सकता हाइड करेंगे, मगर कोई फंड नहीं दिया जा रहा है। रिप्रिंट करने के लिए जो फंड दिया गया था फडणवीस सरकार के कार्यकाल में, पिछले सरकार के कार्यकाल में, बल्कि वो फंड दोबारा वापस लिया गया।
यानी उसको जो फंड अलोकेट किया गया था उस फंड का यूज नहीं किया गया। दुख की बात है, यह जानकारी मीडिया भी नहीं बता रहा है। 2014 के बाद जो बीजेपी आई महाराष्ट्र में और सेंटर में, तो सेंटर में 2018-19 के बाद एक खबर आई है, 19 के बाद, कि अब बाबा साहब अंबेडकर का राज्य का साहित्य और केंद्र का साहित्य तो हिंदी भाषा में प्रकाशित करते हैं, यह प्रकाशित नहीं होगा। ऐसी खबर जनसत्ता अखबार में हमने पढ़ी थी, और जनसत्ता अखबार में एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देकर यह कहा गया था कि क्यों नहीं प्रकाशित होगी। तो फडणवीस सरकार या बीजेपी सरकार ने जवाब दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर के परपोते माननीय प्रकाश अंबेडकर जी ने कोर्ट में दावा किया है कि अब वो राइट मेरा है, कॉपीराइट मेरा है। ऐसा आधार देकर कोर्ट ने वो रीप्रिंट करने का या नया साहित्य ढूंढकर प्रकाशित करने का मामला, वो केस को हवाला देकर रोक दिया है। ना ये जानकारी प्रकाश अंबेडकर समाज को दे रहे हैं कि क्या मामला है, क्योंकि मीडिया में आधी अधूरी बातें आती है। जी, दोनों पक्ष देना चाहिए कि प्रकाश अंबेडकर ने किस मामले को लेकर कोर्ट में केस दायर किया है। क्या हो सकता है परपोते होने के कारण उनको भी पब्लिक को बताना चाहिए किस वजह से साहित्य रुका हुआ है, क्योंकि वो भी आज भी वो ऑनररी मेंबर है, समिति के मेंबर है, वो तो वारिस है ही, मेंबर भी है। कई सारे आरपीआई के नेता जोगेंद्र कवाड़े, कई सारे एक्सपर्ट्स लोग उसके मेंबर है जो आज जिंदा है। वो लोग भी समाज को नहीं बता रहे हैं। मगर 2019 की खबर के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने रिप्रिंट करने का या नया साहित्य पब्लिश करने का काम पर लगभग रोक लगा दी है। और पिछली सरकार में आरएसएस के लोग अब समिति पर नियुक्त किए गए हैं। अभी एक नई समिति गठित की गई है परसों। ये वर्तमान शिंदे फडणवीस की जो सरकार है और अजित पवार की सरकार है, अभी नया एक ऑर्डर निकला है, छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र साधने समिति, यानी शिवाजी महाराज के नाम पर एक समिति बनाई गई है। और उसके नीचे फुटनोट में लिखा है कि इस समिति को कहां से फंड देंगे, तो अनुसूचित जाति का जो फंड होगा या अन्य महापुरुषों के साहित्य के लिए जो फंड दिया जाएगा, उस फंड से ही निकालकर छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो नई समिति बनाई है इसको दिया जाएगा। तो फंड कहां से आएगा? फुले शाहू अंबेडकर ये शिवाजी महाराज का ही मूवमेंट चला रहे थे। अब फुले शाहू अंबेडकर के समिति का ही फंड छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र समिति को दिया जा सकता है, यानी उनके शिष्यों का ही दिया जा रहा है। समिति बनाने का केवल नाटक किया जा रहा है मराठा लोगों को उकसाने के लिए। और जो अनुसूचित जाति का जो फंड है उनके कल्याण के लिए है, उसको डाइवर्ट करके दिया जाएगा, ऐसा नाटक किया जा रहा है। और समिति के ऊपर कुलकर्णी, 2 कुलकर्णी है, एक फाटक नामक ब्राह्मण है, यानी समिति छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, मगर उसके हेड ब्राह्मण लोग हैं। तो इस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य पर अब घोषित पाबंदी है, ये मैं इस जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं। इसके लिए क्या करना होगा? हमें आंदोलन ही करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जी, बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य अगर प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है फुले शाहू अंबेडकर की क्रांतिकारी विचारधाराओं को कैद करने का, रोकने का, खत्म करने का ये षड्यंत्र है। सरोजिनी नायडू जो गांधी की चेली थी, अनुयायी थी, उसका एक स्टेटमेंट मुझे याद है। वो कहती है कि मरे हुए अंबेडकर से ज्यादा, जिंदा अंबेडकर से ज्यादा
मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा डेंजर है। तो फुले शाह अंबेडकर की आइडियोलॉजी को जो सरकार कैद कर रही है, खत्म कर रही है, या उसको दूषित कर रही है, या बहाना बनाकर उसको रोक लगा रही है, तो यकीनन ये मनुस्मृति का राज की तरफ जाने का मामला है। और फुले शाह अंबेडकर की आइडियोलॉजी ही है जो देश को बचा सकती है। हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर की विचारधारा देश का सत्यानाश करने वाली विचारधारा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली विचारधारा है। और फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा ही देश को मुक्ति दिलाने वाली विचारधारा है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर पर से आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो घोषित पाबंदी डाली गई है उसको हटाना बहुत जरूरी है। और माननीय प्रकाश अंबेडकर जी को भी बताने की जिम्मेदारी है कि क्या वजह है वो आप लोगों का नाम ले रहे हैं। आपको समाज को बताना जरूरी है कि दरअसल मामला क्या है। जी बिल्कुल, समाज को अंधेरे में रखकर ये सारी चीजें की जा रही है। मीडिया पूरी तरह से ब्राह्मण बनिया मीडिया है, ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, और जो उनके लिए सही है, उनकी राजनीति के लिए, उनका वर्चस्व बनाने के लिए जो बातें पोषक है, उन्हीं बातों को प्रचारित किया जाता है। और जो मूल मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उनको छुपाने का काम ये ब्राह्मण बनिया मीडिया लगातार करता रहा है। लेकिन अभी परिस्थिति बदल चुकी है। अब केवल मामला ब्राह्मण बनिया मीडिया के हाथों में नहीं है, अब मामला बहुजनों के हाथों में है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी बातें ब्राह्मण बनिया मीडिया के लोग या ब्राह्मण बनिया मीडिया छुपाने का काम करता है, एमएनटीवी की ये पॉलिसी ही है कि हम उन बातों को हाईलाइट करें। वे हाइड करते हैं, हम हाईलाइट करने का काम करते हैं। और इसी के लिए ये आज का चर्चा सत्र हमने विशेष तौर पर आयोजित किया था। और इस चर्चा सत्र में जो दोनों मान्यवर शामिल हुए, इंजीनियर प्रशांत ढसाल सर जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी उनके द्वारा भी हमें मिली है जो अभी तक सामने नहीं आई थी। ऐसी जानकारी हमें उन्होंने सामने लाने का काम किया है। इसके अलावा डॉक्टर विलास करात सर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी है, उनके द्वारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली जानकारी हमारे सामने आई है। खास तौर पर जो सोमनाथ मंदिर के बारे में है और बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य पर पाबंदी लगाने का जो मामला है, वो उन्होंने बहुत विस्तार से और सही सही सटीक जानकारी देते हुए हमें समझाने का काम किया है। हम इन दोनों मान्यवरों को आभार व्यक्त करते हैं और आज की चर्चा हम यही रोकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, अगले चर्चा सत्र में। शुक्रिया।